चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था सर इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में एंड प्रॉपर्टीज अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है ना, कि इवन ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से इवन ऑड फंक्शंस को निकालते हैं, कितने तरीके होते हैं इवन ऑड फंक्शन को निकालने के। उसके बाद हम देखने वाले हैं सर डोमेन के बारे में। अब डोमेन को सीखने से पहले डोमेन में क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन से भी रिलेटेड डोमेन निकाली जाती है, इस वजह से मुझे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस वजह से मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में आपको जस्ट डोमेन और रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में चलेगा। ठीक है ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। लॉगरिथमिक फंक्शन अगर मैं बोलूं तो अगर मैं बोलता हूं सर f ऑफ x, अगर मैंने लिखा है log a बेस में b, अगर ये लिखा है इसको तो log a बेस b, क्या बोलते हैं इसको, log a बेस b कॉल्ड एज log a बेस b, क्या बोलते हैं log a बेस में b। जैसे लिखा है log x बेस a तो लिखा है log x बेस a, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड एज log a बेस b। ठीक है ना। अच्छा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड कब होता है, डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। ये कब डिफाइंड होगा, जब a हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, ग्रेटर देन 0 एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। b की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। क्लियर। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं क्या, कि किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो वो तीनों चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ये भी और देख लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स को हम एक तरीके से और दूसरा पढ़ ले सकते हैं, क्या इसको बोलते हैं इमेज अबाउट y इक्वल टू x। जो y इक्वल टू x की जो हमारी लाइन होती है उसके अबाउट में क्या होती है, इसकी इमेज होती है। ठीक है ना, इनवर्स का मतलब ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लाइक e की पावर x। क्या होता है, लाइक e की पावर x। अच्छा, अगर मैं देखूं सर कि इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर ग्राफ देखूं मैं, ये हो गया मेरा y x एक्सिस, ये हो गया क्या, y एक्सिस। अगर मैं ग्राफ देखूं तो सर e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे निकल जाता है ग्राफ। और ये हमेशा कट कहां से करता है, 0,1। ये हमेशा कट कहां से करता है, 0,1 से कट करता है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए कि जो ये किसका ग्राफ है, ये e की पावर x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये e की पावर x का ग्राफ है। और मैंने क्या पढ़ा रहा हूं आपको, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब सर मुझे y इक्वल टू x के अबाउट में सिमेट्री लेनी पड़ेगी, है ना। तो y इक्वल टू x की लाइन कैसे होती है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये क्या लाइन है, ये एक लाइन हो गई क्या, y इक्वल टू x के अबाउट में सिमेट्री इसकी लेनी है। अगर इमेज लेनी है तो ये जो लाइन होगी, इसका मतलब मान लीजिए इधर पे क्या लिखा हुआ है, क्या लगाया हुआ है, मिरर लगा हुआ है। अगर मिरर लगा हुआ तो ये कैसे जाएगा, अब देखिए इसकी जो log x का ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसा रहेगा। और ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये लाइन चलती रहती है x एक्सिस से, कभी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चल जाएगी लेकिन इसको टच नहीं करती है, मतलब जस्ट पैरेलल चलती रहेगी लेकिन टच नहीं करेगी। उसी तरीके से यहाँ पर जो log x की लाइन होती है, वो भी जो ग्राफ यहाँ पे आता है वो क्या करता है, y एक्सिस के पैरेलल चलता रहेगा लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करता है। अच्छा, ये 0,1 से कट कर रहा था, निकल रहा है, ये कहां से जाएगा, 1,0। ये पॉइंट कहां से आते हैं, 1,0 पॉइंट से निकल के आता है। इसको बोलते हैं log x का ग्राफ। क्या बोलते हैं, log x का ग्राफ। अब बात आई सर कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये किससे डिपेंड करेगा। देखिए ग्राफ की डायरेक्शन क्या है, ग्राफ की डायरेक्शन ये है, मतलब ऐसा नहीं गया, ऐसा गया है। ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है वो भी क्या गया है, दिस इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ। ये जो एरो रेड वाला बता रहा है, ये क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अच्छा, अब बात आती है सर कि ये जो बेस लगा है ना b, ये b डिसाइड करता है कि सर log ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसमें मैं क्या लेता हूं, दो केस बना लेता हूं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में अगर मैं लूं, केस फर्स्ट में अगर दिखता हूं,
केस फर्स्ट क्या है, या केस फर्स्ट क्या है, अगर बेस क्या है, या तो ये बेस क्या होगा, 1 के इक्वल तो होना नहीं है, या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो बेस की वैल्यू क्या है, अगर 1 से बड़ी है तो ये क्या होगा, और बेस की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, और क्योंकि 0 बेस तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो हमारे ग्राफ क्या बनेंगे, हमारे ग्राफ का क्या बनेंगे, देखिए अगर हमारा बेस 1 से बड़ा है तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, क्योंकि हम log x का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा, ये ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा, और ये 1,0 से पास होके जाता है। क्लियर, ये ग्राफ बहुत ध्यान रखिएगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन में बता रहा हूँ, ये सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि डोमेन में इसका यूज होने वाला है, डोमेन की प्रॉपर्टीज, डोमेन के जो रूल निकालेंगे उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन के भी हमें डोमेन निकालनी होती है, तो हमें पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। क्लियर, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। क्लियर, अच्छा अगर क्या होता है, ये देखिए दूसरा कंडीशन, अगर 0 से सॉरी बेस क्या है हमारा 0 से 1 तक के बीच में, तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा, आई थिंक आपको वहां से दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहां से क्या होगा, ये ऐसा गया था, अब ये कैसे जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। क्लियर, अब ये भी काटेगा कहां पर, ये 1,0 पे ही कटेगा, ठीक है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि सर बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, अगर बेस क्या हमारा 1 से बड़ा है, तो ग्राफ हमेशा क्या जाता है, ऐसे जाता है, जस्ट लाइक यूं, और अगर बेस की वैल्यू 1 से 1 के बीच में है तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। लेकिन याद रखिए ये पैरेलल जाएगा, लेकिन कभी भी इसको टच या क्रॉस नहीं करता है, वाई एक्सिस को कभी भी ये क्रॉस नहीं करता है। क्लियर, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस। तो ये थिंक आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, दिस इज द इनवर्स, इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, e की पावर x का ग्राफ ये होता है, और e की पावर x के ग्राफ में y = x की जो लाइन होती है उसके अबाउट में क्या होती है, सिमेट्री होती है या इमेज होती है। तो जैसे मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये लॉगरिथम का ग्राफ बन जाता है, और डायरेक्शन इसकी क्या रहती है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। क्लियर, इसलिए उसको बोलते हैं दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड देखिए यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन को अगर मैं बोलूंगा क्या है, इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये नीचे वाला एरो क्या बता रहा है, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, अच्छा अभी डोमेन की बात अगर मैं करूं तो डोमेन क्या हो रही है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू। इस वाले केस में क्या हो रहा है, डोमेन क्या ले रहे हैं हम, x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से पॉजिटिव लेंगे, डोमेन क्या लेंगे हम, डोमेन क्या लेंगे, इधर से लेके 0 से पॉजिटिव, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट, मतलब इसको बोल सकता हूं मैं r। अगर मैं इसकी डोमेन निकालने की बात करूं, पहले मैं डोमेन यहां पे लिख देता हूं, डोमेन अगर इसमें निकालूं, डोमेन मतलब होता है इनपुट, इनपुट मतलब x की वैल्यू मतलब यहाँ पर मैं x लिख देता, अगर a b b लिखा मैं x लिख देता, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब r कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, है ना। तो डोमेन अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा ऐसा कर लेते हैं, x कर लेते हैं, आप कंफ्यूज होंगे डोमेन और रेंज के लिए, तो मैं x इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे और भी तो a कहीं आया नहीं है, हाँ। तो अब देखिए डोमेन क्या होनी चाहिए, डोमेन मतलब 0 से इनफाइनाइट, मतलब 0 से इनफाइनाइट और ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 के इक्वल तो होगी नहीं, तो इसको मैं और भी चीज क्या बोल सकता हूं, इसको r नहीं बोल सकता, क्या r पॉजिटिव, सॉरी इसको r पॉजिटिव बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। इस वाले वैल्यू में भी क्या हो रही है, डोमेन क्या हो रही है, 0 से बढ़ी जा रही है, 0 से इस तरफ नहीं आ रही है, इसका मतलब इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी भी डोमेन अगर मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, r पॉजिटिव, इसकी भी डोमेन क्या होगी, r पॉजिटिव। अच्छा इनफाइनाइट, अब देखिए रेंज मतलब होती है y की वैल्यू, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, और माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब ऊपर से नीचे ग्राफ चल रहा है, नीचे से ग्राफ चल रहा है, ऊपर तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, और ये प्लस इनफाइनाइट से आ रहा है और माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू तो r हो गई ना, रियल नंबर हो गई ना, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, या प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक रियल हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, रेंज अगर मैं देखिए, रेंज स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेंज क्या होती है, रेंज मतलब हो जाएगी इसकी r, रेंज क्या हो जाएगी इसकी r, और इसकी भी रेंज अगर मैं निकालूंगा तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी इसकी r। अच्छा अब देखिए ये देखिए बताइए कि सर क्या ये, अभी हमने इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ा हुआ था, तो क्या ये ऑरिजिन के अबाउट में सिमेट्री है, क्या ये y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री है, क्या ये दोनों फंक्शन, ये दोनों ग्राफ क्या है, ना तो ऑरिजिन के अबाउट में सिमेट्री है, ना तो y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री है, ठीक है ना। इसलिए इन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नैनो फंक्शन, मतलब नाइदर इवन
नॉर ऑल, और ये भी क्या होंगे, नैनो फंक्शन। तो हमने तीन चीजें निकाली कि सर इसकी डोमेन निकाल दिया, रेंज निकाल दिया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, रेंज भी निकाल दी, डोमेन भी निकाल दिया, है ना। तो ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देने वाली चीज है कि सर डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है इन फंक्शन में। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने लॉगरिथमिक फंक्शंस को जस्ट डिफाइन किया है। एक हमारा लॉगरिथमिक एक चैप्टर भी आता है, इंडिविजुअल चैप्टर आता है, इसमें हम लॉगरिथमिक के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ हम इतना प्रॉपर्टीज देखेंगे कि हमारे डोमेन से और रेंज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। क्लियर। तो अभी तो हमने देख लिया कि ग्राफिकल वे डिफाइन कैसे होता है, क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती है। अब हम देखने वाले सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सर log a प्लस log b लिखा है तो क्या हो जाएगा, log a भी हो जाएगा, log a माइनस का log b लिखा है तो log a अपॉन b हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथमिक की, वो हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। चलिए हाँ, तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, प्रॉपर्टीज क्या कहती है सर, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर log 1 बेस में a। अब मैंने बताया था कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे x लिखा था, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 के 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन log 1 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होती है, देखिए मैंने जैसे ग्राफ बनाया था ये वाला, तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे मैंने क्या किया था 1 रखा था, y की वैल्यू क्या मिल गई थी मुझे, 0 मिल गई थी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 के इक्वल आती है। क्लियर। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, log 0, अगर मैं बोलूं 0 तो log 0 बेस a, बेस में कुछ भी लगा दो आप, तो ये वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल आनी ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ में कभी भी x के इक्वल x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन पे आप पहुंचे क्या, ग्राफ हमेशा क्या निकला, हमारा ग्राफ ऐसे निकल के गया है ना, या ऐसे निकल के गया, लेकिन हमारा कभी भी 0 के इक्वल आया क्या, नहीं आया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। log 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो ये चीज हमारी दूसरी चीज क्लियर हुई, दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि सर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, log 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, एंड log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 0 होती है, 0 होती है। हाँ, एंड तीसरी प्रॉपर्टी कि सर अगर मैंने लिखा हुआ है log a बेस में a, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर log a अपॉन log a, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब जब बेस सेम हो और नंबर भी सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसलिए हमारी क्या हो गई, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, अगर लिखा है सर log a बेस में b, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं log a बेस में c लगा दीजिए अपॉन log b बेस में c लगा दीजिए। अगर log a अपॉन log c लिखोगे, log b अपॉन log c लिखोगे तो log c से log c कैंसिल हो जाएगा, तो log a अपॉन log b आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने आपको बताया log a अपॉन log a का मतलब क्या होता है, log a अपॉन log a, log a बेस का मतलब क्या होता है, log a बेस b का मतलब क्या होता है, log a अपॉन log b। क्लियर। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी कि सर log a अपॉन log a बेस b का मतलब क्या होता है, log a कोई भी नंबर लगा दीजिए आप यहाँ पर, कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बस मैंने क्योंकि डिफाइन करने के लिए कंडीशन मैंने बताई थी ना कि c की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर। चलिए, ये तो हो गई फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, अच्छा फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है, इसको फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी में ही हम एक चीज और लिख लेते हैं सर कि log a बेस b लिखा है, मतलब log a अपॉन log b लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता है क्या, log b बेस में a, क्या लिख देता हूँ, log b बेस में, मतलब वही चीज हो जाएगी, log b अपॉन log a क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हमारी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी ये हो गई। और फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक से रिलेटेड, आपको अगर आती हैं तो क्वेश्चंस अच्छी से आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टी में बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी हम यहाँ से देखते हैं। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है सर कि अगर लिखा हुआ है log m n और बेस में लिखा है a, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है log m बेस में a प्लस log n बेस में a। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि सर m भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, m भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और a भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये हमने सारे इसके रूल लिख दिए। क्लियर। चलिए, 6 नंबर की प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या कहता है, 6 नंबर की प्रॉपर्टी कहता है सर log, चलिए रेड पेन से नहीं ब्लैक पेन से लिख देते हैं, हाँ, log m अपॉन n बेस में क्या है, a चल रहा है, इसका मतलब क्या है, log m बेस में a माइनस का log n बेस में a। वही कंडीशन सेम एज इट इज कंडीशन क्या कि सर
m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड a इज नेवर इक्वल टू 1। ये कंडीशन यहां पर भी अप्लाई करती है, ठीक है। चलिए अच्छा, 7 नंबर की क्वेश्चन के 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, log m की पावर n लगा हुआ है और बेस में क्या लगा है a। तो याद रखिए कि जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है नंबर के, क्या होती है, अगर a की पावर b लिखा है तो b log a हो जाता है, ठीक है ना, n log m हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं सर जो n लगा हुआ है इनटू log m बेस में a, ठीक है ना। तो ये जो नंबर था वो हमारे क्या आ गया, आगे आगे निकल के आ गया, क्लियर। और कंडीशन भी हमारी क्या है, m ग्रेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a जो नंबर है वो नेवर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कंडीशन लिखो तो m इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये सारी कंडीशन इसके लिए अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे लिए, 8 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, log m बेस में लिखा है a की पावर b, बेस में ही है log m बेस में a की पावर b लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है सर, हमने पढ़ा हुआ था कि log a बेस में b लिखा हुआ था, तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं सर, log m अपॉन log a की पावर b। और हमने लास्ट ऊपर वाली 7 नंबर की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा हुआ है कि ऊपर जो पावर नंबर होता है वो आगे आ जाता है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ log m अपॉन b log a। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर 1 अपॉन b log m बेस में a, है ना, क्योंकि log m अपॉन log n क्या होता है, log m बेस a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 8 नंबर की प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। एंड 9 नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, 9 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं इस प्रॉपर्टी में, क्या कि सर वो सोचते हैं कि log बेस में m a लगाया है और m प्लस n लिखा हुआ है, तो वो करते क्या है सर, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं कि सर log m प्लस log n हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं हो, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है। किसके इक्वल नहीं होता है कि log m प्लस log n, ये इसके इक्वल नहीं होता है, क्लियर। अच्छा, और ना ही इसका मतलब क्या होता है, और ना ही इसका मतलब क्या होता है, क्या ये भी नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई कर दो log m बेस में a इंटू log n बेस में a। तो ये प्रॉपर्टी 9th वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या कि सर ऐसा नहीं होता है, ये वाली चीज को डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि m और n अगर रो नंबर दिए हों तो उसको या तो हम ऐड कर देंगे या तो सिंपलीफाइड होगा, लेकिन हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्लियर। चलिए ये हमारी हो गई वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मैं देखने वाला हूँ सर कि कुछ क्वेश्चंस कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, किसी भी फंक्शन को अगर मुझे लॉगरिथमिक से क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, देखिए अगर मैंने लिखा हुआ है log 2 लॉगरिथमिक 2 एक्सपोनेंशियल, इसमें मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए मान लीजिए कि मैंने लिखा हुआ है log n बेस में a इक्वल टू log n, यहाँ पे लिखा है b, क्या लिखा है, log n बेस में a इक्वल टू b। तो याद रखिए एक रूल होता है जिग जैग का, इसका क्या बोलते हैं, जिग, और इसको बोलते हैं जैग, क्या बोलते हैं, जिग जैग। तो ये जो पावर बेस होता है ना, इसकी यहाँ पर पावर हो जाती है, मतलब ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर b। तो ये क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन था, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये जिग जैग रूल, क्या बोलते हैं इसको, जिग जैग रूल। जिग जैग रूल क्या होता है, अब इसी का देखिए एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, एग्जांपल देखिए इससे, क्या अगर मैंने लिखा हुआ है सर, हाँ अगर मैंने लिखा हुआ है सर log x बेस में 3 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जिग जैग, तो क्या करूंगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, log बेस में 2, log बेस में 2, और आपको क्या दिया गया है, x माइनस का 1, क्लियर। और बोला गया है सर ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, क्लियर। तो सबसे पहले आप इस पूरे ब्रैकेट को अंदर, सबसे पहले आप पूरे ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को क्या मान लीजिए, कैपिटल A मान लीजिए, या कुछ भी नंबर मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये कैपिटल N मान लेते हैं हम, अगर कैपिटल N हमने मान लिया तो 2 की पावर 3 इक्वल टू कैपिटल N हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही करते हैं, तो log बेस में 2 x माइनस का 1
इक्वल टू 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल होता है। अब देखिए वही कंडीशन जो पहले थी, अब क्या एक लॉग तो हट गया, अब दूसरा लॉग आ गया। अब वही कंडीशन क्या है कि x माइनस 1 को कैपिटल L मान लीजिए और फिर क्या लगा दीजिए क्या जिग जैग, तो जिग जैग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 1 इक्वल टू 2 की पावर 8 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 की पावर 8। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। आई थिंक वहां से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये था हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अच्छा अब हमें बात करनी है सर कि लॉगरिथमिक फंक्शन तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक। हाँ एक प्रॉपर्टी अगर मैं और देखूं, एक प्रॉपर्टी और रह गई है। हाँ एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, 10वें नंबर की प्रॉपर्टी। 10वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, 10वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 10th नंबर की प्रॉपर्टी लॉग a की पावर b एंड बेस में c की पावर d। क्या लगा हुआ है बेस में, क्या लगा हुआ है c की पावर d, c की पावर d, ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं सर, कुछ नहीं, सिर्फ आप उसको पूरे को कैपिटल ए मान लीजिए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए, a की पावर b को कैपिटल ए और c की पावर d को क्या बोले कैपिटल b, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं log a बेस में b क्या होगा log a अपॉन log b। तो हम इसको क्या लिखेंगे log, आई थिंक ये मार्कर कम चल रहा है, हाँ हम इसको क्या लिखेंगे सर log a की पावर b अपॉन log c की पावर d। और क्या करेंगे हमने 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है पावर में जो नंबर होता है वो आगे आता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे b log a अपॉन b log c और b अपॉन b और इनटू log, इसको हम क्या लिख सकते हैं b अपॉन d इनटू log a बेस में c। तो ये क्या हो जाएगा हमारी, ये भी चीज क्या हो गई, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है कि सर के a की पावर b और c की पावर d लिखा है, तो जो पावर होती है वो आगे लेके आ जाइए b अपॉन d log a बेस में c, ठीक है। ये देखिए हमने डायरेक्ट हमने निकाला है। तो ये था हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम देखने वाले हैं सर डोमेन के बारे में। डोमेन के रूल कितने होते हैं, डोमेन होती क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि डोमेन मतलब होता है इनपुट, मतलब कोई भी वैल्यू हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना, कहां पे कौन सी वैल्यू डिफाइन, मतलब ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि हमने कोई भी वैल्यू ऐसे रख दी और वो फंक्शन क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, मतलब अनडिफाइंड हो जाए। ऐसा नहीं है, फंक्शन को बनाए भी रखना है और ऐसा रखना है, ऐसा नहीं कि मतलब गाड़ी में मैंने पेट्रोल डालना तो मैंने डीजल डाल दिया, तो ऐसा नहीं गाड़ी भी खराब कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे हमारा गाड़ी भी खराब नहीं हो और हमारी गाड़ी चलती भी रहे, हमारा काम भी चलता रहे। तो हमें वैलिड x की वैल्यू चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं हम डोमेन। अच्छा डोमेन की वैल्यू रखने के बाद में जो हमें प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट मिलता है, मान लीजिए हमने 1 लीटर पेट्रोल डाला, ये क्या हो गया इनपुट हो गया। प्रोसेस कौन करेगा, वो गाड़ी, वो कार, वो बाइक, वो क्या करेगी प्रोसेस करेगी। उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा मतलब 1 लीटर में हम कितने किलोमीटर गए, वो हमारी क्या है रेंज, वो क्या है हमारी रेंज, ठीक है ना। चलिए ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम देखने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। चलिए